देखिए अपन ने सदिश जो अपने सिलेबस में जितना दे रखा था इस चैप्टर के अंदर वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें सदिशों का संयोजन, वियोजन, व्यवकलन अपन ने सारा कंप्लीट इसमें पढ़ लिया। अब अपन इस पर जो आधारित क्वेश्चंस जो अपनी बुक के अंदर हैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करते हैं। एक देखें अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है 4.2 जो कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट तो है ही है लेकिन वो एग्जाम्पल अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। एक आगे के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका एक बेस बनता है। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है वो देखिए। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि चित्र में दिखाए गए दो सदिशों, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे। चित्र में दिखाए गए दो सदिशों, चित्र में दिखाए गए दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है। क्या कह रहे हैं? चित्र में दिखाए गए दो सदिशों ए तथा बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। ये अपन को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए और बी के बीच का कोण क्या दे रखा है? थीटा है। फिर कह रहे हैं कि इनके परिणामी सदिश का परिमाण, इनके परिणामी सदिश का परिमाण, इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा, इनके परिणामी सदिश का परिमाण तथा दिशा, उनके परिमाणों तथा थीटा के पदों में निकालिए। दिशा उनके परिमाणों तथा थीटा के पदों में निकालिए। ये अपने पास क्वेश्चन है। अब देखो इसने क्या कहा है, चित्र में दिखाए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन बनेगी एक अच्छी। चित्र में इस तरह से दिया है, एक ये सदिश ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, फिर इसके अंदर ये एक सदिश ये बी वेक्टर दिया हुआ है और इनका ये परिणामी सदिश यहां पर अपन को दिया हुआ है आर वेक्टर। फिर ये इस तरह से, ये बी वेक्टर तो ये ए वेक्टर, यानी समांतर चतुर्भुज वाली स्थिति इन्होंने बना रखी है इस चित्र के अंदर। फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, इस तरह से है कि इसको आगे बढ़ाया है और यहां से इस तरह से एक लंब है। अब देखिएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का ये जो कोण है, ये कोण इन्होंने दिया हुआ है थीटा, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। और आर और ए वेक्टर के बीच का ये जो कोण है, ये कोण इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा। और क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, यहां से भी इसके ऊपर एक लंब डाला हुआ है इस तरह से। ये लंब देखो, इनका नामकरण भी इन्होंने किया हुआ है, जैसे इस तरह से ओ, ये पी, इस तरह से क्रम दिया हुआ है ओ पी, फिर यहां Q, फिर R तो इसके अंदर आ ही गया, फिर S ले लिया है P M, यहां इसको ये कह रहे हैं N और ये S, इस तरह से। तो देखो चलो इसको Q कह दें। यहां इस तरह से ये दे रखा है, ये कोण इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर 90 डिग्री है और ये कोण इन्होंने दिया है बीटा है। ये चित्र आपको इसमें दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन से अपन को क्या क्या निकालना है वो ध्यान देने की बातें हैं और वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है।
ए और बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है। परिणामी सदिश का परिमाण, यानी परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा, थीटा के उनके परिमाणों और थीटा के पदों के अंदर अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये जो एग्जाम्पल नंबर अपनी बुक का, जो एनसीईआरटी बुक का है 4.2, यानी कि चौथे चैप्टर का दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल फर्स्ट को और थर्ड को भी अपन सोल्व करेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस देख लें कि किस क्रम से अपन को समझें टॉपिक्स को। तो देखिएगा किस तरह से अपन लेंगे। आप गौर कीजिए, अगर मैं इस वाली साइड की बात करूं, ये जो भुजा है इसकी P से N, ये P से N जो भुजा है, ये यहां पर भाई मेरे पास B वेक्टर है। ये मेरे पास B वेक्टर है, तो ये इस भुजा का हो जाएगा B cos थीटा। कैसे होगा ये अभी अपन प्रूफ कर लेंगे। और ये वाली जो भुजा होगी ये होगी B sin थीटा। इस डायग्राम के अंदर ही मैं करता जा रहा हूँ, चित्र में आपको दिया हुआ नहीं है, ये तो मैंने लिखा यहाँ तक बना हुआ था चित्र के अंदर। तो अब हल के अंदर मैं ले रहा हूँ इसको। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ त्रिभुज PNS। तो देखो, त्रिभुज PNS से मैं इसके अंदर सबसे पहले ज्ञात करता हूँ cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि ध्यान रहे ये सदिश A वेक्टर यूं है, B वेक्टर यूं है, और इनके बीच का ये कोण क्या है? थीटा है। ये इन्होंने दिया हुआ है कि इनके बीच का ये कोण क्या है? थीटा है। तो देखिएगा भाई, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मतलब Pn, कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाली भुजा, क्योंकि ये लंब है तो ये समकोण हो गया, और ये भुजा क्या है भाई? B है। तो देखो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार क्या है? Pn, कर्ण क्या है? कैपिटल B, यानी कि Pn इज इक्वल टू हो गया है B cos थीटा। ये लो, एक तो वैल्यू ये आ गई Pn इज इक्वल टू। फिर इसी के अंदर मैं देखता हूं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मतलब Sn, और कर्ण का मतलब है B। तो ये लीजिए Sn इज इक्वल टू B साइन थीटा। ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है। किस किस की आ गई है? Pn की वैल्यू आ गई है, और साथ के साथ Sn की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ ज्ञात हो गई है। अब मुझे परिमाण निकालना है, तो मैं अब इस बड़े वाले त्रिभुज को लूंगा जिसका नाम है ONS। इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय को लगाता हूं तो देखिए, त्रिभुज ONS से अगर मैं त्रिभुज ONS से अगर बात करता हूं तो देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OS का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है मेरे पास ON का स्क्वायर प्लस NS का स्क्वायर। ये लो, फिर इसी में मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं, तो गौर कीजिएगा, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया है ON। ON किसके इक्वल है? OP प्लस PN। OP प्लस PN, ये इसका स्क्वायर प्लस NS। अब आपको इसके अंदर केवल इनकी वैल्यूज रखनी है। तो देखो, OS है क्या? R, यानी कि R का स्क्वायर। OP क्या है भाई? इसके अंदर A है। PN ये है B cos थीटा प्लस B cos थीटा, ये उसका होल स्क्वायर आ गया, प्लस NS B sin थीटा। अब देखिए, इसकी साधारण गणित को आपको हल करना है। ये बन जाएगा A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसी में आगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया है, तो मेरे पास स्टेप रह गई है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन यहां तक की आ गई। अब यहां अपन ये अच्छे से जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इससे आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1, चलो इसको यहां लिख देते हैं। चूंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है, इसलिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर। भाई ये तो वैल्यू 1 हो गई इसकी। अगर ये वैल्यू इसकी 1 हो गई है तब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये लिखा जा सकता, अरेंज कर दिया बस उसको मैंने आगे पीछे। इसका मतलब कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये परिणामी सदिश के परिमाण का मेरे पास ये क्या आ गया है, एक फॉर्मूला आ गया है। इसको नाम देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और यही इस क्वेश्चन में पूछा है। ए तथा बी के बीच का कोण थीटा है, इनके परिणामी सदिश क्या है आर का परिमाण निकालना है। इन दोनों सदिशों के परिमाणों यानी ए और बी के और कोण थीटा के साथ एक वैल्यू तो अपने पास ये आ गई है। अब देखिएगा कुछ कॉन्सेप्ट और अपन इसमें निकालेंगे, यहां तक आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे आप इसे एक बार नोट कर लें, डायग्राम आपकी समझ में आना चाहिए। अब मैं इसे साफ करता हूं, केवल समीकरण नंबर 1 को मैं छोड़ूंगा। अब आगे की स्टेप्स और देखिए। ये जो मेरे पास समीकरण नंबर आई है, इसका चलो मैं नाम लिख देता हूं। ये जो समीकरण नंबर 1 आई है इसे कहते हैं अपन कोज्जा का नियम, यहां लिख देते हैं, यही कोज्जा का नियम है। तो ये जो समीकरण नंबर 1 आ गई इसे ही अपन क्या कहते हैं, कोज्जा का नियम, यानी लॉ ऑफ कोसाइन जिसे अपन बोलते हैं, वो ये अपने पास समीकरण 1 के रूप में आ गया है। अब आगे की स्टेप्स को देखिएगा, आगे और भी अपन कई अच्छे कॉन्सेप्ट इसके अंदर निकालेंगे। तो समीकरण 1 अपने पास आ चुकी है, जिसे अपन ने क्या कहा, कोज्जा का नियम है। इसी के में अपन एक सिद्ध करेंगे, जा का नियम भी सिद्ध करेंगे। वो क्या है वो देखिएगा, अभी अपन उसे प्रूफ करते हैं। देखिए अब उससे आगे की स्टेप्स में देखें तो अब मैं बात करता हूं त्रिभुज। मैं एक तो बात कर लूं इसके अंदर, देखो भाई त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज PNS, त्रिभुज PNS से। अगर त्रिभुज में PNS में अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा त्रिभुज PNS के अंदर मैं अगर इसके अंदर साइन थीटा का मान देखता हूं, देखो भाई साइन थीटा, PNS साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब SN, लंब का मतलब SN, कर्ण का मतलब समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि B। तो मेरे पास समीकरण आ गई है SN इज इक्वल टू B साइन थीटा। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर आ गई है 2। अब इसके बाद मैं इस त्रिभुज के अंदर भी ले सकता हूं, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर भी। देखो इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देखता हूं मैं, अब त्रिभुज क्या नाम है इसका बड़े वाले का, ONS, त्रिभुज ONS से।
अगर इस त्रिभुज के अंदर मैं देख रहा हूं वैल्यू किसकी, साइन अल्फा की, तो देखिए भाई साइन अल्फा ONS, वही साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो लंब न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी कि SN, और इस त्रिभुज के लिए कर्ण क्या है, R। भाई ये तो हो गया है इसका लंब SN, और समकोण के सामने वाली भुजा ये हो गई है कर्ण, जो क्या है कैपिटल R है, जिसको चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये लो SN अपॉन में R, यानी कि इस समीकरण को कहा जा सकता है SN इज इक्वल टू R साइन अल्फा। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब जरा इक्वेशन 2 और 3 को देखें तो दोनों का LHS इक्वल है, इसका मतलब इनका RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 वे समीकरण 3 से। अगर 2 और 3 से अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो आप क्या देखेंगे, R साइन अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा, या इसी इक्वेशन को मैं अरेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूं, R अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन में साइन अल्फा। बिल्कुल, R अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू B अपॉन में साइन अल्फा। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब मेरे पास थीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया। अब मुझे काम में लेना है इसको बीटा को। तो अब देखिएगा, अब मैं 2 त्रिभुज और काम में ले सकता हूं। एक त्रिभुज में ले सकता हूं OPM और एक त्रिभुज में ले लेता हूं PMS। तो देखिए अब मैं फिर से त्रिभुज OPM, त्रिभुज OPM से अगर मैं देखता हूं तो इसके अंदर मैं वैल्यू निकाल रहा हूं साइन अल्फा की। ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है इसका PM, लंब है इसका PM, ये लो। और इसके कर्ण की अगर बात करें तो वो कर्ण हो गया है A, यानी कि PM इज इक्वल टू A साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 5 ये आ गई। ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 5। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां सोल्व कर रहा हूं। इक्वेशन 5 तक आ गई है। अब इसके बाद देखिएगा, अब अपन त्रिभुज ले रहे हैं PMS। इसमें वैल्यू मैं निकाल रहा हूं साइन बीटा की, क्योंकि एंगल ये बीटा दिया हुआ है भाई डायग्राम के अंदर। अगर ये एंगल बीटा दिया हुआ है तो साइन बीटा लंब बटे कर्ण, लंब तो क्या है न्यून कोण के सामने वाली भुजा यानी कि PM, ये तो हो गया है मेरे पास लंब। फिर बात करूं इसमें कर्ण की, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि B हो गई है। तो देखिए इक्वेशन क्या बन गई है मेरे पास, PM इज इक्वल टू B साइन बीटा। इक्वेशन नंबर ये आ गई है 6। आप देख लें कि किस तरह से मैंने ये इक्वेशंस बनाई है। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को देखूं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि समीकरण 5 वे समीकरण 6 से, समीकरण 5 और समीकरण 6 से इक्वेशन कैसी बन गई है आपके पास, ये इक्वेशन आपके पास आ गई है B साइन बीटा इज इक्वल टू A साइन अल्फा, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं B अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू A अपॉन में साइन बीटा। इक्वेशन नंबर 7। अब जरा इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 7 आ गई है, इस इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 4 से कंपेयर करो। R अपॉन में साइन थीटा
इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन एल्फा, और बी अपॉन में साइन एल्फा किसके इक्वल आ रहा है, ए अपॉन में साइन बीटा के। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं भाई, इसके बाद वाले स्टेप को। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 4 वे समीकरण 7 से। अगर समीकरण 4 और समीकरण 7 से आप देखेंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई है फाइनली, आर अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन एल्फा। यानी समीकरण बन गई है आर अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में साइन एल्फा। ये लो, ये हो गई है इक्वेशन नंबर 8। ये जो इक्वेशन नंबर 8 आई है इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं जा का नियम। उसे कहा था अपन ने कोजा नियम, तो यहां लिख देंगे यही जा नियम है। ये लो, ये जो अपने पास आर जो आया था, परिमाण जो निकाला था अपन ने आर का, उसमें तो आया था अपने पास कोजा नियम, और यहां इसमें आ गया है अपने पास जा नियम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे आप एक बार फिर से आप बोर्ड से इसको देख सकते हैं, स्टेप्स को समझ सकते हैं, लेक्चर को आप रिवाइज करके एक बार पुनः एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। नोट करने के पश्चात उसे एक बार रीड करने के पश्चात आप इस लेक्चर को वापस से एक बार देखें यहाँ से, ताकि ये स्टेप्स क्लियर हो जाए कि कहाँ कौन कौन सा पद कैसे आया है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में पूछा था परिणामी सदिश का परिमाण, थीटा और उनके परिमाणों के पद में ज्ञात करना था, वो अपने ज्ञात कर लिया। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करनी है, दिशा और ज्ञात करनी है। तो दिशा के लिए आप यहाँ ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल अपन ले लें ऐसे ONS, इसके अंदर आप tan अल्फा की वैल्यू देख लीजिए। tan अल्फा की वैल्यू आते ही आपके पास अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक बार आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखिएगा, अब अपन इसके अंदर ले रहे हैं वापस से त्रिभुज ONS से, त्रिभुज ONS से। इसमें मैं वैल्यू ले रहा हूं tan अल्फा। tan अल्फा लंब बटे आधार, लंब क्या है SN, और आधार बन रहा है इसका OP। सॉरी, इसे पहले मैं ON कर देता हूं, ON। अब आप फिर देखें SN, ON किसके इक्वल है, OP प्लस PN। ये लो, अब इनकी आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। SN की वैल्यू क्या है, B sin थीटा, ये लीजिए। फिर आते हैं OP की वैल्यू क्या है, A, परिमाण उसका A ही है। फिर PN, ये है B cos थीटा। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 9। या अल्फा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन में A प्लस B cos थीटा। इक्वेशन नंबर 10 आ गई। ये अल्फा इजिकल टू आ गया, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 10 है, इससे अपन दिशा का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो कि थीटा और ए और बी के परिमाण के रूप में है। इससे दिशा ज्ञात हो जाएगी। और जो समीकरण नंबर 1 थी, उससे परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो अपन कह सकते हैं
समीकरण 1 से परिणामी सदिश का परिमाण वे समीकरण 10 से दिशा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने कंप्लीट कर लिया है और अच्छे कॉन्सेप्ट आए हैं। विशेषकर ये कॉन्सेप्ट अपने पास एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आया है कि r अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू a अपॉन में साइन बीटा इज इक्वल टू b अपॉन में साइन एल्फा, जिसे अपन कहते हैं जा का नियम। अब देखिएगा, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या। ये तो अपन ने जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.2 था उसे अपन ने सोल्व किया है। अब एक अनसोल्ड क्वेश्चन जो अपनी बुक का है, देखो अपने पास सदिश के जो अनसोल्ड क्वेश्चन थे उसमें पहला, दूसरा और तीसरा अपन सोल्व कर चुके थे, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। उनमें यह था कि निम्न में से अदिश को छांटिए, निम्न में से सदिश को छांटिए, इस टाइप से क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन अपन अनसोल्व कर रहे हैं, अपनी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल। क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, किस तरह का, कैसा है, वो अपन अब जानते हैं। इसके बाद उस एक क्वेश्चन के अंदर 5 या 6 क्वेश्चनों का समावेश किया हुआ है, यानी कि कई क्वेश्चनों का वो मिश्रण है, और अपन उसके हर एक पार्ट का साथ की साथ ही अपन उसका आंसर नोट करेंगे। हाँ देखिएगा भाई, अपनी बुक का नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4। भाई मैं यह क्वेश्चन का नंबर डाल रहा हूं ताकि आपको बुक में क्वेश्चन को ढूंढने की आवश्यकता या परेशान ना होना पड़े अपनी पाठ्य पुस्तक में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि कारण सहित बताइए कि, थ्योरेटिकल लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ, बताइए कि अदिश तथा सदिश कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणितीय संख्याएं, राशियों के साथ निम्नलिखित कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ निम्नलिखित बीजगणितीय संक्रियाएं, बीजगणित संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। कारण से बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ निम्नलिखित बीजगणित संक्रियाएं अर्थपूर्ण है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि ये अर्थपूर्ण है अथवा नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, यानी आपको उसका कारण क्या करना है, स्पष्ट करना है। कौन कौन से हैं, अब देखो इस एक के अंदर ही क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, A B C D E F, यानी कि करीब EF यानी कि 6 क्वेश्चन है।
आंसर साथ साथ ही लिखेंगे। नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो अदिशों को जोड़ना। दो अदिशों को जोड़ना, ये पहला क्वेश्चन है कि क्या ये संक्रिया अर्थपूर्ण है अथवा नहीं। तो यहां आपको जवाब देना है कि दो अदिशों को जोड़ना संक्रिया अर्थपूर्ण है या नहीं। तो ध्यान रहे, दो अदिशों को जोड़ना संक्रिया अर्थपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जोड़ना अर्थपूर्ण केवल उन्हीं अदिशों के लिए उपयुक्त होता है जो एक ही विमा के हो, यानी एक ही भौतिक राशि को प्रकट कर रहे हो। अगर दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं तो वो परस्पर एक दूसरे में नहीं जुड़ सकती। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे लिखेंगे, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ना अर्थपूर्ण है, असमान भौतिक राशियों को जोड़ना अर्थपूर्ण नहीं है। बल के अंदर अपन वेग को नहीं जोड़ सकते, वेग के अंदर अपन त्वरण को नहीं जोड़ सकते, त्वरण में आप द्रव्यमान को नहीं जोड़ सकते। उनको गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है, लेकिन जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो देखिए नंबर एक क्वेश्चन था दो अदिशों को जोड़ना, तो इसका उत्तर क्या आया, अर्थपूर्ण है क्या? क्योंकि यहां अर्थपूर्ण के साथ क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगाया हुआ है अपन ने, यहां सवाल में पूछा जा रहा है, तो कह सकते हैं अर्थपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? केवल समान भौतिक राशियों को ही जोड़ना अर्थपूर्ण है। केवल समान यानी एक जैसी, केवल समान भौतिक राशियों को केवल समान भौतिक राशियों को जोड़ना ही अर्थपूर्ण है। ये लो पहला क्वेश्चन अपने पास क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल। बी, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं एक ही विमाओं के एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना। एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना, क्या ये अर्थपूर्ण है या नहीं, ये अपन को इसके अंदर क्या करना है, क्लियर करना है कि एक ही विमाओं के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना। अब देखिए भाई, इसको अगर अपन जाने या समझें कि एक ही विमा यानी कि जिनके मात्रक समान है, विमा समान है, क्या उनको जोड़ना अर्थपूर्ण है? मैं कह रहा हूं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही विमाओं के एक सदिश और एक अदिश को आपस में नहीं जोड़ सकते। कैसे नहीं जोड़ सकते? जैसे विस्थापन है, विस्थापन एक सदिश राशि है और तय की गई जो दूरी होती है पथ की, वो दूरी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन में आप दूरी को नहीं जोड़ सकते और दूरी के अंदर विस्थापन को नहीं जोड़ सकते। ठीक उसी प्रकार चाल एक अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन आप चाल में वेग को नहीं जोड़ सकते और वेग के अंदर आप चाल को नहीं जोड़ सकते। तो देखिए क्या आंसर लेंगे अपन, आंसर उसका साथ साथ ही दे रहे हैं, में जोड़ना। चलो क्वेश्चन को यहां लिख दें अपन, आंसर यहां से लिख देंगे। क्या इसका उत्तर बन जाता है? तो उत्तर में वही अपन जवाब देंगे कि नहीं, अर्थपूर्ण नहीं है। एग्जाम्पल, कोई अदिश समान विमा का होते हुए भी सदिश में नहीं जोड़ा जा सकता। कोई अदिश समान विमा का होते हुए भी सदिश में नहीं जोड़ा
जा सकता। कोई अदिश समान विमा का होते यानी मात्रक भी समान हो, विमा समान हो तो भी नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें, जैसे पथ की दूरी और विस्थापन। जैसे पथ की दूरी में विस्थापन को एवं चाल को वेग में नहीं जोड़ा जा सकता। ये लीजिए एग्जाम्पल भी नहीं लिख दिया है अपन ने। नंबर सी क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना क्या सार्थक है। देखो एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, ये क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन अपने देख लिया, दो अदिशों को जोड़ना अर्थपूर्ण है क्या, नहीं था। एक ही विमाओं के एक सदिश और एक अदिश को जोड़ना अर्थपूर्ण था, नहीं था, कारण जान लिया। अब है एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, क्या ये अर्थपूर्ण है, बिल्कुल अर्थपूर्ण है। कैसे, सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल एक सदिश राशि है, उसमें द्रव्यमान अदिश राशि है और त्वरण सदिश राशि, यानी कि अदिश को सदिश से गुणा किया तो भी सदिश राशि आ रही है। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान अदिश राशि और वेग क्या है, सदिश राशि। कोई सा भी क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना। तो अपन इसमें क्या आंसर लिखेंगे, देखिए उत्तर देखें आप इसका। उत्तर, क्या ये अर्थपूर्ण है, तो अपन सीधा सा पहले तो आंसर कहेंगे हाँ ये अर्थपूर्ण है। कैसे है अर्थपूर्ण, देखो सदिश को अदिश से गुणा किया जा सकता है, क्योंकि सदिश को अदिश से गुणा किया जा सकता है। सदिश को अदिश से गुणा किया जा सकता है। अब इसका अपन एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे द्रव्यमान। जो कि अदिश राशि है, को वेग जो कि सदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान जो कि अदिश राशि है को वेग जो कि सदिश राशि है से गुणा करके संवेग जो कि सदिश राशि है को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लें अपन। इसी प्रकार F वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, यानी F वेक्टर क्या है, बल, m है द्रव्यमान और a क्या है, त्वरण। जहां F वेक्टर बल, स्मॉल m क्या है यहाँ पर द्रव्यमान, वे स्मॉल a वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, त्वरण। जिसमें तो अपन क्या देख रहे हैं
कि अदिश राशि द्रव्यमान को सदिश राशि त्वरण से गुणा कर करके एक राशि बल को भी अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने 3 क्वेश्चन तो ये सोल्व कर लिए। देखो क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तो उसके अंदर से अपन ने 3 पार्ट ए, बी और सी अपन ने सोल्व कर लिया है। अब अपन डी, ई और एफ 3 पार्ट और इसके अपन सोल्व करेंगे, यानी एक तरह से अपन 6 क्वेश्चन इसके सोल्व कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक में यही इसकी विशेषता है कि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चनों का क्या होता है, समावेश होता है। और यहाँ पर भी अपन ये देखने को मिल रहा है। तो देखो भाई, ए, बी और सी अपन ने कर लिया है। अब अपन डी से इसको फिर शुरू करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसका कारण अपन को समझना है और उसको जानना है, और फिर उसका क्या देना है, अपन को जवाब देना है। देखिए भाई, नंबर डी क्या है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर डी पार्ट ये क्या कह रहा है। नंबर सी तो अपन ले लिया है, नंबर डी कह रहा है 2 अदिशों का गुणन, 2 अदिशों का गुणन। क्या 2 अदिशों का गुणन अर्थपूर्ण है, हाँ या ना में आपको इसका जवाब देना है। और अगर पता है कि हाँ या ना, तो उसको आपको एक्सप्लेन भी करना है, यानी कारण देना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 अदिशों का गुणन क्या अर्थपूर्ण है, उत्तर होगा हाँ। कैसे, देखो उत्तर लिखें अपन इसका, हाँ। कैसे है अर्थपूर्ण, देखो घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, घनत्व इंटू आयतन। यानी 2 अदिशों का गुणन कैसा है, अर्थपूर्ण है। तो अपन कह सकते हैं हाँ, 2 अदिशों का गुणन अर्थपूर्ण है। जैसे द्रव्यमान इजिकल टू, द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। द्रव्यमान इजिकल टू घनत्व इंटू आयतन। तो गौर कीजिए, घनत्व अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके इक्वल होता है, द्रव्यमान के। अर्थात 2 अदिशों का गुणन एक अर्थपूर्ण क्या है, राशि है। क्लियर ये चीज, यहां एग्जांपल से चीज और अच्छे से अपने पास क्लियर हो गई। नंबर डी के बाद नंबर ई, 2 सदिशों को जोड़ना, 2 सदिशों को जोड़ना, क्या ये अर्थपूर्ण है। 2 सदिशों को जोड़ना, मैं कह रहा हूं नहीं है। आप कहेंगे सर 2 सदिशों को जोड़ते हैं अपन, सदिशों का संयोजन भी पढ़ा है, सदिशों का योग भी पढ़ा है, तो सदिशों को जोड़ना तो अर्थपूर्ण है। अरे भाई, 2 सदिशों को केवल उन्हीं को अपन जोड़ सकते हैं जो समान हो। अगर समान होंगे तो ही उन्हें जोड़ा जा सकता है, असमान होंगे तो उन्हें जोड़ना संभव नहीं है। यानी समान सदिश के अंदर अपन किसको जोड़ेंगे, समान सदिश को ही जोड़ेंगे। यानी समान भौतिक राशि जिनकी विमाएं समान होंगी उन्हीं को अपन जोड़ सकते हैं। तो उत्तर आ रहा है इसका, अपन क्या लिखेंगे, नहीं। ये लो, 2 सदिशों को जोड़ना, उत्तर क्या होगा, अर्थपूर्ण है। यही लाइन आपको ध्यान रखनी है, अर्थपूर्ण का ही हाँ या ना में जवाब देना है। अर्थपूर्ण है, उत्तर क्या आ रहा है इसका, नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी अपन आंसर जान ले। केवल समान सदिशों का संयोजन संभव है, क्योंकि केवल समान सदिशों का
केवल समान सदिशों का योग संभव है। नंबर सी, डी, ई और नंबर एफ, यानी कि लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना क्या अर्थपूर्ण है? देखो, एक सदिश के घटक को उसी सदिश से जोड़ना ये लो। क्या सदिश का जो घटक है भाई, किसी सदिश का घटक है तो वो उस सदिश का ही तो हिस्सा है, उसके समान है। तो बिल्कुल एक सदिश के घटक को उस सदिश में ही जोड़ना क्या है? अर्थपूर्ण होगा। तो यहां अपन उत्तर इसका लिखेंगे हाँ, जोड़ना कैसा होगा? अर्थपूर्ण। यानी सदिश की भांति सदिश से जोड़ा जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं सदिश के घटक को, अर्थपूर्ण क्यों है? देखो, सदिश के घटक को सदिश की भांति सदिश में जोड़ा जा सकता है। ये लीजिए, ये अपन ने अपनी बुक का अनसोल्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर जो 4 था, जिसके 6 भाग थे, अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन अपनी ही बुक का एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 4.1। 4.2 एक अच्छा एग्जाम्पल था, वो तो अपन सोल्व पहले ही कर चुके हैं। अब अपन सोल्व करेंगे 4.1 को। किस तरह का क्वेश्चन है वो देखिएगा। बुक के ही सदिश और अदिश पर, सदिश पर आधारित जो क्वेश्चन अपनी बुक में दिए हुए हैं, अपन उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। गौर कीजिएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर मैं ले रहा हूं 4.1, अपनी ही बुक का एग्जाम्पल, यानी कि चौथे चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल जो अपनी बुक में दिया हुआ है उसे अपन सोल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.2 अपन इस क्वेश्चन से पहले सोल्व कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा एग्जाम्पल था, जिसमें कि एक डेरिवेशन थी, कॉन्सेप्ट बना था, वो आपको याद रखना है। उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आपको याद रखने हैं। कोज्जा का नियम याद रखना है, उसमें ज्या का नियम याद रखना है। आपको जो tan अल्फा यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स करके जो फॉर्मूला आ रहा था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो अपनी बुक का एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर हो रही है, की चाल से ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर हो रही है। किसी दिन वर्षा 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। कुछ समय पश्चात या कुछ देर बाद कह सकते हैं अपन, कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से
पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है, कि चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ देर बाद हवा 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है, चलने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता, खड़े लड़के को अपना छाता, उसका अम्ब्रेला, अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए? किस दिशा में करना चाहिए? ये क्वेश्चंस आपको ये दिया हुआ है। अब देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन अब अपन को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। क्या ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, गौर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को हल करते समय पहले आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना लें। देखो ये नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और ये ली जाती है वेस्ट। ये अपने पास उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये अपने पास डायरेक्शन होती है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि वर्षा जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर वर्षा हो रही है, तो इसकी वेग को मैं ले देता हूं वी आर। आर का मतलब रेन, वी यानी वेलोसिटी। हवा जो बह रही है ये तो है भाई 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो वी आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 35 मीटर पर सेकंड, जो कि इस डायरेक्शन में आ रही है, ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर है। 12 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन के अंदर हवा बहने लग जाती है। ये है, तो हवा का मैंने वेग क्या ले लिया, वी डब्ल्यू है, विंड यानी हवा, और ये आपको दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकंड। ये लो, ये आपको दिया हुआ है। अब यह है कि उस व्यक्ति को या उस लड़के को जो कि बस स्टॉप पर खड़ा है, अपना छाता कैसे रखे ताकि उस बारिश से वो बच सके। तो देखिए, इसके लिए उसे मान लिया कि यहां से ये इस तरह से ये डायरेक्शन में अपन ले ले, तो यहां कितने कोण पर ले, वो थीटा कोण पर, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर, यानी कि मुझे यहां पर ये थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब मुझे ये ज्ञात करना है परिणामी वेग। मैंने मान लिया कि रिजल्टेंट वेग वी आर कह देता हूं मैं इसे। देखो भाई ध्यान रहे, ये तो वेग कैसा है, वेलोसिटी ऑफ रेन, वर्षा का वेग है, ये हवा का वेग है, और ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। ध्यान दें, दोनों एक दूसरे के परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। तो इनका परिणामी ये होगा, ये परिणामी बन रहा है, और इस परिणामी को मैं लिख दिया है वी आर, जो कि मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। अपन ने एक डेरिवेशन की थी गणितीय विधि से, परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। मैंने कहा था ये अपने आंकिक प्रश्न हल करने में बहुत काम आएगा। उसके अंदर आपको याद हो तो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया था, जब दोनों सदिशों के मध्य का कोण क्या था, 90 डिग्री था। अगर उनके मध्य का कोण 0 डिग्री होता तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू किया था, और 180 होने पर आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू किया था। लेकिन यह 90 डिग्री है, तो देखिए यहां मैं क्या कह सकता हूं, चूंकि वी आर वेक्टर वे वी डब्ल्यू वेक्टर परस्पर लंबवत है, इसलिए V रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपने पास परिणामी V आ जाएगा।
तो परिणामी v कितना आ रहा है, देखो वैल्यू रखें, r का मतलब रिजल्टेंट यानी कि परिणामी, वी आर कितना दिया हुआ है भाई क्वेश्चन में 35, ये लो भाई। वी डब्ल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसे आप सोल्व कीजिए, ये आपके पास आएगा 37 मीटर पर सेकेंड, यानी कि परिणामी जो वेग है वो 37 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा बारिश का, क्योंकि हवा के साथ साथ हवा के 12 मीटर पर सेकंड के वेग के आने की वजह से वर्षा का वेग जो 35 मीटर पर सेकंड था वो अब कितना हो गया है, 37 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहां अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई ऊर्ध्वाधर से वी आर की दिशा अगर थीटा है, अगर मैं कह दूं कि देखो ऊर्ध्वाधर से वी आर की दिशा, थीटा की जगह मैं इसे ले लेता हूं भाई, रिजल्टेंट अपन ले चलो थीटा ले लेते हैं, कि दिशा थीटा है तो ऊर्ध्वाधर से वी आर की दिशा कैसी है भाई, थीटा है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला कि टेन थीटा इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा भाई यानी कि वी डब्ल्यू अपॉन में वी आर, यही तो फॉर्मूला होगा भाई मेरे पास। अगर ये है फॉर्मूला तो देखिए भाई टेन थीटा, वी डब्ल्यू कितना है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर, गौर कीजिए 12 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है भाई मेरे पास 35 दिया हुआ है। तो भाग दीजिए 35, 12 दूनी 36, 12 × 36, 12 दूनी 24, यानी कि ये आएगा 0.343, 0.343 सॉरी 0.343, ये मेरे पास वैल्यू आ रही है टेन थीटा की। देखो इससे आगे का स्टेप्स मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसे टेन इनवर्स 0.343। आंसर अपन को एग्जाम्स के अंदर इसी फॉर्म में और इसी तरीके से लिख के छोड़ के आना है, लेकिन अगर वैल्यू दी गई हो तो आपको ध्यान रखना कि 0.343 यानी टेन इनवर्स 0.343 अगर 10 की टेबल से देखें तो ये आता है 19 डिग्री। तो यानी कि यूँ कह सकते हैं थीटा बराबर कितना डिग्री है, 19 डिग्री होगा। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर क्या होगा, रखना चाहिए। तो देखो अपन यूँ कह सकते हैं अतः, क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, तो अपन कह सकते हैं अतः लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में अतः लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए 19 डिग्री का ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। यहाँ ये अपने पास एक अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.1 कंप्लीट हो गया। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 4.3, जिसमें कि एक बोट किसी पानी के अंदर चल रही है, पानी की भी वेग की उसमें दिशा बताई गई है। क्वेश्चन में क्या और कैसे है उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के बाद जो अनसोल्व जो बचे हुए क्वेश्चन है 5वां 6वां 7वां, उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सरल सा टाइप्स का,
जो कि एग्जाम्पल नंबर अपनी बुक का 4.1 था, जिसको कि अपन ने सोल्व कर लिया है।